नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम विजन आईएएस का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2025 के लिए टेस्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने पहला टेस्ट सॉल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। ये वीडियो कम्प्लीटली हिंदी में होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इंग्लिश में देखनी है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चाहिए, आपको सेम कंटेंट आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत का देशीयकृत नागरिक हो। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है वो भारत का नागरिक हो, ये जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो केवल देशीकृत द्वारा जो है वो नागरिक बना हो। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी एकदम सही है। आपको अगर उपराष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट, तो 35 वर्ष की आयु आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। तीसरा, वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य हो। देखिए, लोकसभा के लिए मिनिमम एज कितनी है, सदस्य अगर चुनाव बनना है तो आपको 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना मिनिमम एज चाहिए, 30 ईयर्स। और उसका एज कितना चाहिए अपने को, 35 वर्ष। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसमें, केवल 1 जो है ये सही हो जाएगा। चलिए, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें मैं आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। देखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है ना, तो उसके लिए उम्मीदवार द्वारा नामांकन भरा जाता है और नामांकन में कम से कम 20 जो है प्रस्तावक चाहिए और 20 जो है अनुमोदक चाहिए। इसके अलावा उसे 15,000 रुपये की जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव जो लड़ रहा है, मतलब नामांकन किया है, तो वो जो है कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इसको भी आपको याद रखना है। अभी कौन है उपराष्ट्रपति, जगदीप धनखड़ जी हैं, है ना, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेशा अधिनियम 1996 के तहत सीटों के आरक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुसूचित क्षेत्रों की प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण कुल सीटों की संख्या के आधे से कम नहीं होगा। देखिए, जो शेड्यूल एरियाज हैं, है ना, शेड्यूल एरिया आप जान रहे होंगे, अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में शेड्यूल एरिया ये सब आता है। तो उसके क्या बोला जा रहा है कि हर एक पंचायत में जहां अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट का आरक्षण जो है टोटल सीट का आधे से कम नहीं होगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है। ठीक, आप जानते हैं पेशा अधिनियम, तो उसमें ये प्रावधान किया गया है। सेकंड, पंचायतों के सभी स्तरों पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। ठीक है, पंचायत के सभी स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होगी, रिजर्व होगी। ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, यानी कि हमारा दोनों जो स्टेटमेंट है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पेशा अधिनियम जो है भूरिया कमेटी बनाई गई थी, तो उसी के आधार पर पेशा अधिनियम लाया गया था और इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रत्येक पंचायत में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में उस समुदाय की संख्या के अनुपात में होगा और इसके लिए संविधान के भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो अनुसूचित जनजातियों के लिए ना आरक्षण जो है वो कुल सीट का आधे से कम नहीं होगा। ठीक, और पंचायतों के सभी स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें जो हैं वो जनजातियों के लिए आरक्षित होगी। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत रत्न के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिक को दिया जाता है, ऐसा नहीं है। जो फॉरेनर है, गैर भारतीय हैं, उसे भी ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। यह पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18, ठीक है, अनुच्छेद 18 क्या है जी, उपाधियों का त्याग। ठीक, तो अनुच्छेद 18 के अनुसार एक उपाधि के समान है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेता के नाम प्रत्यय के उपसर्ग के रूप में किए जा सकते हैं। मतलब सामने अपने लगा सकता है कि भारत रत्न XXXY ऐसा करके, तो ऐसा नहीं है, इसको उपाधि नहीं माना जाता है। ठीक है,
18 आर्टिकल 18 के अनुसार। पुरस्कार प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा एक सनद, प्रमाण पत्र, एक पदक और 25 लाख रुपए की मौद्रिक अनुदान दिया जाता है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, कोई पैसा नहीं मिलता है उनको, ठीक है। उनको बस एक राष्ट्रपति द्वारा साइन किया हुआ एक प्रमाण पत्र मिलता है और एक पदक मिलता है, ठीक। इसमें कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता है। तो तीसरा स्टेटमेंट में हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कितने सही हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और इसे 1954 में स्टार्ट किया गया था। और किसी भी क्षेत्र में उच्चतम कोटि की जो है सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट सेवा या प्रदर्शन के लिए इसको दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है नागरिकों को, भारतीय नागरिकों है ना, गैर भारतीय नागरिक है, सबको दिया जाता है ना। इसके लिए ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। और अभी जो है कई लोगों को जो है दिया गया है, आप जान रहे होंगे, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, बिहार के एक व्यक्ति हैं, है ना। तो ऐसे करके कई लोग को दिया गया है, तो वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित स्थितियों और परिस्थितियों पर विचार कीजिए जब लोकसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न प्राप्त हो। अच्छा, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि उपयुक्त किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का यूज़ कर सकता है ना, मतलब अपने खुद से जो है वो स्वयं निर्णय ले सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो वो निर्णय ले सकता है कि किसे वो इनवाइट करे, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। जब पदासीन प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है और कोई भी स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं होता है तो भी वो क्या है, खुद से डिसीजन ले सकता है। तीसरा, जब लोकसभा निर्वाचन में किसी भी निर्वाचन पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो गठबंधन के इनवाइट करता है, मतलब कोई भी जो पार्टी है उनको इनवाइट करता है, आइए आप लोग गवर्नमेंट बना लीजिए, ठीक है। तो ये भी जो है उसके स्वविवेकी अधिकार में शक्तियों में आता है, ठीक। तो इसमें क्या पूछा गया था, कितने सही हैं, तो तीनों जो है ये सही है, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, एक भी अब मैं बता दूं आपको एक बात कि संविधान में ना प्रधानमंत्री के निर्वाचन और नियुक्ति के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 75 है ना, वो सिर्फ इतना कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। लेकिन हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार की एक परंपरा बनाई गई है, तो परंपरा के अनुसार ना हमारा जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, ठीक है। और यदि किसी भी पार्टी को जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चयन और नियुक्ति में अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर सकता है, ठीक। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 5, निम्न में से किन्हें या किसे राज्य विधायिका द्वारा किसी नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट, नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका की सभा में मत देने का अधिकार नहीं है, ठीक है, इसे प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सकता है क्योंकि उसे विशेष ज्ञान और अनुभव है ना, वोट देने का अधिकार नहीं रहे। लेकिन दूसरा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें अंशतः या पूर्णतः जो है नगर पालिका क्षेत्र आता है, तो वो भी जो है इसके मेंबर बनते हैं, है ना, प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है उन्हें भी। तीसरा, राज्यसभा या राज्य विधान परिषद के वे सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत रहते हैं, वो भी, उनको भी जो है प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक। तो ये जो है हमारा तीनों जो है ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के निर्वाचन प्रक्रिया में उपबंध कर सकता है और इसमें जो है व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर सकता है, और वो व्यक्ति जो नगर पालिका प्रशासन का विशेष जानकार हो तो उसे हम शामिल कर लेंगे। हालांकि उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा मत नगर पालिका सभा में, है ना, नगर पालिका का जो सभा होती है तो उसमें वो वोट नहीं कर सकता, मत नहीं दे सकता अपना, लेकिन जो है उसमें शामिल हो सकता है, ठीक।
और लोकसभा राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं तो उन लोग भी शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो राज्यसभा है या राज्य विधान परिषद है तो वहाँ भी जो सदस्य मतदाता के रूप में उस नगर पालिका क्षेत्र में पंजीकृत होते हैं तो उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक, इसलिए हमारा आंसर 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में अधिकरण है ना, ट्रिब्यूनल्स, तो उसके बारे में पूछा गया है। अधिकरण मूल भारतीय संविधान का भाग नहीं था। ठीक है, आप जानते हैं हमारा संविधान के भाग 14A में जो है ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स आप जानते हैं 323A और 323B। ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल्स की बात कही गई है। ठीक है, तो ये वाला जो है भाग नहीं थे, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। अधिकरण के आदेश के विरुद्ध केवल उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसको हम उच्च न्यायालय में भी जो है अपील कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट में भी जो है इसके बारे से अपील की जा सकती है इसके आदेशों के विरुद्ध। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा केवल ए जो है ये सही हो जाएगा। अच्छा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो गलती से छूट गया है, उसे भी हम देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज रहते हैं उसको अपॉइंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, ये एकदम सही है। आर्टिकल 124 आप जान रहे होंगे, इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये गलत है। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है हाई कोर्ट के जस्टिस को भी। ठीक है। थर्ड, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को केवल राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सही है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। इसके लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग, है ना, विशेष बहुमत। ठीक, तो उसके द्वारा जो है इसको हटाया जाता है। ठीक है, और अभी तक जो है ऐसा किसी भी जज को नहीं हटाया गया है महाभियोग के द्वारा। तब वैसी प्रक्रिया फॉलो की जाती है उसी के आधार पर। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, विशेष बहुमत जो है लाया जाता है ना, 2/3। ठीक, तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट सही हो जाएगा ना, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया बताता हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक एक्ट है आपका न्यायाधीश जांच अधिनियम। ठीक है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। ठीक है, क्या है आपका? न्यायाधीश जांच अधिनियम। ठीक है, तो इसमें ना न्यायाधीशों को हटाने की जो है संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है। और इसके लिए अगर लोकसभा में हम प्रस्ताव ले आ रहे हैं निष्कासन के लिए तो 100 सदस्यों का जो है, और राज्यसभा में लेके आ रहे हैं तो 50 सदस्यों का जो है हमने को हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष को देना पड़ेगा, या जो भी सभापति है उसको देना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। अगर लोकसभा में तो 100 सदस्य और राज्यसभा में तो 25 सदस्य जो हैं, 50 सदस्य जो हैं, ये हमारे क्या देंगे? जो भी सभापति रहेंगे, है ना, उसको देंगे। ठीक, अब जो अध्यक्ष है या सभापति है वो इस प्रस्ताव को शामिल कर भी सकता है वह, या फिर इसे अस्वीकार भी कर सकता है। अगर स्वीकार कर लिया तो अध्यक्ष या सभापति जो है इसके जांच के दिन 3 सदस्यीय समिति बनाएगा। ठीक, और उस समिति में कौन कौन रहेंगे? मुख्य न्यायाधीश या जो है उच्चतम न्यायालय कोई भी न्यायाधीश रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहेगा, और तीसरा कोई भी जो न्यायवादी है जो इस मामले की जानकार है, जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को शामिल करेंगे। ठीक, और अगर समिति जो है न्यायाधीश को दुर्व्यवहार का दोषी पाती है तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार करता है। उसके बाद फिर जो है विशेष बहुमत 2/3 से इसको पास किया जाता है, और अगर दोनों सदनों में ये पास हो जाता है 2/3 से तो फिर राष्ट्रपति को ये भेज दिया जाता है। फिर आखिर में जो है राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर सकता है। ठीक, और पहला और एकमात्र मामला ना महाभियोग का हमारे देश में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वी रामास्वामी
ठीक है, 1991 से 93, ठीक है, इनका नाम याद रखना है, वी रामास्वामी। ठीक, ये था इसका कार्यकाल 1991 से 1993। तो इसके लिए ना जो है वी रामास्वामी जो है एकमात्र महाभियोग का मामला जो है लाया गया था, और जांच समिति ने उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाया था, लेकिन उसमें उन पर महाभियोग नहीं लगाया जा सका क्योंकि ये जो है लोकसभा में पारित नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऐसा करके इसको हटाया जा सकता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति राज्य में नियुक्त राज्यपाल को उसके बचे हुए कार्यकाल के लिए किसी दूसरे राज्य में स्थानांतरित कर सकता है। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। आप देखे होंगे आपके भी जिस भी राज्य में रहते हैं तो वहाँ पास के राज्यपाल को देखे होंगे कई बार चेंज करते रहते हैं ना, कार्यकाल उनका 5 साल का नहीं हुआ रहता है, फिर उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जो है इसको किसी भी राज्य में हस्तांतरित कर दिया जाता है शेष कार्यकाल के लिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। दूसरा है, एक राज्यपाल को अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात उस पद पर बना नहीं रह सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे फिर से रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। इसमें ऐसा कोई वो नहीं है कि एक बार भी बस बना रहेगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, और राज्यपाल ना तब तक उस राज्य को नहीं छोड़ता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी पद को ग्रहण ना कर ले। ये भी एक चीज़ है ना, राज्य में हमेशा एक राज्यपाल होना ही चाहिए, क्योंकि राज्यपाल कौन है, केंद्र का एजेंट है, ऐसा बोला जाता है उसको। ठीक, राज्य का मुखिया है वो। तीसरा, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान उपबंधित नहीं किया गया है जिसके तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सके। ठीक, तो ये एकदम सही है, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है संविधान में कि जिसके तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा सही है। एक राज्यपाल जिसका कार्यकाल पूरा हो गया है उसे उसी राज्य का किसी अन्य राज्य में पुनः नियुक्त किया जा सकता है। ये भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। किसी भी जो राज्यपाल है उसको हम किसी भी राज्य में पुनः नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कौन से स्टेटमेंट सही, इसमें क्या पूछा गया, कितने सही हैं, तो हमारे 3 स्टेटमेंट जो है सही हैं। दूसरा स्टेटमेंट बस हमारा गलत था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, और इसके लिए आर्टिकल एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। आर्टिकल 155 जो है ना, हम संविधान के आर्टिकल को भी रिलेट करते चलेंगे, तो आर्टिकल 155 जो है ना वो राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किया जाता है। ठीक, तो ये हमारा राज्यपाल वाला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग भारत और मालदीव को अलग करता है। ठीक, तो देखिए, भारत और मालदीव के बीच ना समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है। ठीक, और ये जो है ना मिनी कॉय क्या है, हमारा लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप, साउदर्न आइलैंड जो है ना, ये मालदीव को अलग करता है। ठीक, तो ये अपने को याद रखनी, यहाँ पास आपका मालदीव है, ठीक है, और यहाँ पास आपका 8 डिग्री चैनल किया हुआ है, और यहाँ पास जो है आपका लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ये जो है हमारा 8 डिग्री चैनल है, और यहाँ पास क्या है, मालदीव है। ठीक है, तो ये 8 डिग्री चैनल को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान में परिभाषित संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो क्या ये आपको सही है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संविधान में ना संविधान के उल्लंघन को परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, यूपीएससी कई बार ऐसी क्वेश्चन पूछती है कि इसको संविधान में डिफाइन किया गया है कि नहीं किया गया है, तो इसको कहीं भी डिफाइन नहीं किया कि संविधान का उल्लंघन क्या होगा। बस उसमें इतना ये लिखा है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा कहीं भी इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट, महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है, ये राज्यसभा में भी स्टार्ट हो सकता है और लोकसभा में भी प्रारंभ किया जा सकता है, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगर किसी भी सदन में ला रहे हैं ना, तो
जिस भी सदन में ला रहे हैं तो सदन के 1/4 सदस्य जो हैं, है ना, तो उसके साइन होके देना चाहिए राष्ट्रपति को 14 दिन के भीतर। इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा में ला रहे हैं या राज्यसभा में ला रहे हैं, तो इसके जितने भी सदस्य रहेंगे उनमें से जो 1/4 जो है वो साइन करके जो है प्रेसिडेंट को देंगे 14 दिन के भीतर, ठीक है। तब जाके जो है ये शुरू होगा महाभियोग की प्रक्रिया जो है, ठीक। ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। अब महाभियोग प्रस्ताव जो है उस सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। दोनों सदनों से जो है ये जो है महाभियोग वाला जो प्रस्ताव है ये 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी जो है उसको हटाया जा सकता है, या आरोप है ना जांच करनी होती है उसको हटाया जा सकता है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना है ना। तो इसमें क्या लिखा गया है कि कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो हमारे कितने स्टेटमेंट इसमें सही हो गए हैं, केवल एक स्टेटमेंट बस हमारा सही है, तो आंसर जो है हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखना। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर है ना, वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग लेते हैं लेकिन उसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। और दूसरी चीज़, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, चाहे और यूटी के हमारे दिल्ली और पुडुचेरी है ना, उसके निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसके निर्वाचन में भाग लेते हैं, है ना। जब चुनाव किए जाते हैं तब उसमें भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग जब लाया जाता है तो विधानसभा का कोई भी रोल नहीं है, ठीक। इस चीज़ को याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, उच्च न्यायालयों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, ठीक। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं है, ठीक। क्योंकि उच्च न्यायालय जो है ना, हाई कोर्ट, इसके वेतन राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं, भारत की संचित निधि पे भारित नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसका जो भी वेतन है, भत्ते हैं, ये संसद द्वारा निर्धारित की जाती है, लेकिन राज्यों के संचित निधि पर ये भारित होते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो सही, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें आर्टिकल जो है 221, ठीक है, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, ठीक। और प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ऐसे वेतन को भुगतान किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे, ठीक है, या फिर जो संविधान की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं, तो वैसा जो है भुगतान किया जाएगा। तो आर्टिकल आपको याद रखना है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है उसके वेतन जो है आर्टिकल 221, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि संसद विधि द्वारा जो भी निर्धारित करे ऐसा वेतन का भुगतान प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है कि कौन सा कथनों पर विचार करना है इसमें से, ठीक है। तो देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है तथा चुनाव के बाद उसे शपथ दिलाता है, ठीक है। तो क्या ये सही है? गलत है। देखिए, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपना पद ग्रहण करते समय कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। अलग से कोई शपथ या प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। उपाध्यक्ष स्वाभाविक रूप से ही उस समिति का सभापति बन जाता है जिसमें उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। उसके पास एक विशेषाधिकार होता है कि जब भी उसे किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वो स्वाभाविक रूप से ही उसे समिति का सभापति बना दिया जाता है, ठीक। क्योंकि वो उप सभापति जान रहे हैं तो उसको ये चीज़ का नॉलेज है कैसे क्या प्रोसीडिंग करनी है, तो इसलिए जो है उसे उस समिति का जो है सदस्य रूप में उस समिति का सभापति बना दिया जाता है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तीसरा स्टेटमेंट, संविधान के अनुसार
लोकसभा अध्यक्ष का चयन सत्तारूढ़ दल से किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष का चयन जो है विपक्ष दल से किया जाता है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, संविधान के अनुसार। ठीक है, तो देखिए 10वीं लोकसभा तक ना लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जो है सामान्यतः सत्तारूढ़ दल से चुने जाते थे, लेकिन 11वीं लोकसभा के बाद से ना यह आम सहमति रही, न कि संविधान के अनुसार, कि लोकसभा अध्यक्ष सत्तारूढ़ से और उपाध्यक्ष प्रमुख विपक्षी दल से चुने जाते हैं। ठीक, तो ये जो है अवधारणा जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, संविधान के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक, तो कितने स्टेटमेंट हमारे सही हो गए, केवल एक बस सही है हमारा सेकेंड स्टेटमेंट, तो केवल एक जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था मूलभूत उद्देश्य और उसके सार को सर्वश्रेष्ठ रूप में दर्शाते हैं। पहला, विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, निचले स्तर पर है ना, स्थानीय स्तर पर भी जो है विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ये बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, जमीनी स्तर तक शक्ति का हस्तांतरण, वही जो पावर का डेलीगेशन है ना, उसको निर्णय समूह में भागीदारी, समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देना, ये भी आपका सही है। ठीक, तीसरा, प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारा दोनों स्टेटमेंट जो है सही लग रहे हैं। बाकी तीसरा स्टेटमेंट प्रशासनिक प्रतिनिधि मंडल पर ध्यान केंद्रित करना, ऐसा कोई मकसद इसका नहीं था। ठीक, तो 1 और 2 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पंचायती राज संस्थाएं जो हैं ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, और नगरीय निकाय को जो है 74वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। ठीक है, और इसके माध्यम से ना संविधान के अंतर्गत जो है निचले स्तर पर, स्थानीय स्तर पर भी जो है लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए और समुदायों की भागीदारी है, निर्णय क्षमता विकास में जो है उनको भी शामिल करने के लिए जो है इसे लाया गया था। ठीक है, और ये जो है ना ये राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, राज्य सूची के विषय में आती है पंचायती राज संस्थाएं जो हैं। ठीक, तो यह प्रतिनिधिक लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसको जो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में जो है कन्वर्ट करता है। ठीक है, और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर स्थापित करने में क्रांतिकारी संकल्पना है, और इसका सार और मुख्य उद्देश्य भी यही है कि विकासात्मक प्रक्रियाओं में लोगों को भागीदारी बनाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना। ठीक है, और प्रशासन और शासन इससे कोई मूल उद्देश्य नहीं था, तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, इसे एक ऐसे कस्बे के प्रशासन हेतु गठित किया जाता है जिसने अभी तक नगर पालिका के गठन के लिए आवश्यक सभी शर्तों को पूरा नहीं किया है। यह न तो निर्वाचित निकाय है, न ही सांविधिक यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। हालांकि नगर पालिका के विपरीत यह पूर्णतः नामित इकाई है, अर्थात इसके अध्यक्ष सभी सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपयुक्त विवरण में से किस प्रकार के नगरीय निकाय को संदर्भित कर रहा है। ठीक, तो ये जो है ना नोटिफाइड एरिया समिति को ये जो वर्णन कर रहा है, वो जो पैराग्राफ है, ये नोटिफाइड एरिया कमिटी अधिसूचित क्षेत्र समिति को संदर्भित करता है। देखिए, भारत में ना कई सारे नगरीय स्थानीय निकाय होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, अधिसूचित क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र, है ना, टाउनशिप, न्यास पत्तन, छावनी परिषद। तो देखिए, इसमें एक चीज़ हमारा जो है नोटिफाइड एरिया कमेटी। ठीक है, तो इसको ना 2 प्रकार के क्षेत्रों में प्रशासन के लिए गठन किया जाता है। पहला, जैसे एक औद्योगिकरण के लिए विकासशील कस्बा हो गया, और दूसरा जो है ऐसा कस्बा जिसने अभी तक जो है नगर पालिका गठन की आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ऐसे चीज़ों क्या बोलते हैं, नोटिफाइड एरिया कमेटी या फिर अधिसूचित एरिया क्षेत्र जो है क्षेत्र समिति इसको बोला जाता है। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है। तो ये तब जो गलत हो जाएगा, आंसर हमारा अधिसूचित क्षेत्र समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विशेषाधिकार राज्य विधानमंडल के सदस्यों को प्राप्त होता है।
देखिए, किसी सदस्य की गिरफ्तारी तथा निरोध पर तत्काल सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सदन के परिसर के भीतर गिरफ्तारी या कानूनी कार्यवाही पर प्रतिबंध, ये भी नहीं है। राज्य विधानमंडल का सत्र जारी होने के दौरान न्यायिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, ये बेस्ट आंसर हो सकता है। देखते हैं नेक्स्ट वाला, जांच प्रारंभ करने या सदन में साक्षियों को उपस्थित होने हो तो आदेश देना, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, राज्य विधानमंडल का जो सत्र जारी है ना, तो उस दौरान जो है न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती उस पर, ठीक है। ये जो है ये इसमें कलेक्टिव प्रिविलेज इसको बोला जाता है, व्यक्तिगत विशेष अधिकार है ना, सामूहिक विशेष अधिकार और कलेक्टिव प्रिविलेज मिले हुए हैं, तो उसमें ये बात बोली गई है कि उसको जो है न्यायिक कार्यवाही उस पर नहीं की जा सकती, ठीक है। सदन के पास जो है प्रतिवेदन है, वाद विवाद है, कार्यवाही है, प्रकाशन करने पे है ना, इसे प्रतिबंधित करने का अधिकार मिला हुआ है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना। देखिए, व्यक्तिगत विशेष अधिकार जो है ना, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस जो हैं, तो ये सदस्यों को ना सदन के प्रारंभ होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, और ये जो है उन्मुक्ति केवल सिविल और फौजदारी मामले में, आपराधिक मामले में या फिर निवारक निरोध के मामले में नहीं है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना है आपको कि उनको जो है जब सत्र जारी हुए हैं तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद है ना गिरफ्तारी जो है नहीं की जा सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय राजनीति के संदर्भ में विधानसभाओं में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके सदस्यों का चुनाव केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से ही होता है, ठीक। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि केवल वर्ड दिख गया ना जहाँ, तो वहाँ आप मान के चलिए कि 99% टाइम्स जो है 99% जो है वो गलत होगा, क्योंकि इस स्टेटमेंट को गलत बनाने के लिए स्टम्प को यूज़ किया जाता है, यूपीएससी में पहले भी यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया, केवल प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा ही से सदस्यों का चुनाव किया जाता है, ठीक। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि नागालैंड है, सिक्किम है, तो वहाँ ना कुछ सदस्य जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, ठीक। तो क्या ये ऐसा सही है? देखिए, 104 संविधान संशोधन है ना, इसमें ये वाली बात को बोली गई है कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त किया गया है ना, न कि 105वां, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हुआ है 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, इसमें ना SC/ST रिजर्वेशन जो है उसको 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया है, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखना है। 104 संविधान संशोधन में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त कर दिया और अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण को जो है 10 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। किसी राज्य के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की एक रूपता को प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये एकदम सही है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित किया गया है, और इन निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन ऐसी पद्धति से किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या को उसे आवंटित सीटों की जनसंख्या से अनुपात से पूरे राज्य में एक समान हो, मतलब एक समान प्रतिनिधित्व हो सके, है ना, जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। तो संविधान में ये सुनिश्चित किया गया है कि राज्य के जितने भी निर्वाचन क्षेत्र में सब में क्या है, जनसंख्या के अनुसार उसी के अनुपात में कोई ना कोई सीट जो है वैसा प्रतिनिधित्व अपने को मिल सके। तो ये वाली चीज़ हमारी सही हो जाएगी। आर्टिकल को याद रखेंगे, आर्टिकल जो है 170, ठीक है। आर्टिकल 170 में ये वाली बात बोली गई है कि विधानसभा के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन कराने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चलिए, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। कौन कौन से स्टेटमेंट गलत हैं? 1 और 2 गलत हैं, 3 सही, यानी कि केवल 1 बस सही है हमारा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्यसभा की संरचना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, ठीक है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है?
राज्यसभा के लिए राज्यों की सीटों का बंटवारा ना उसके जनसंख्या के आधार पर किया गया है। ठीक है, याद रखना किसके आधार पर किया गया है, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, अब देखिए किसी राज्य की जनसंख्या बहुत अधिक है, किसी राज्य की जनसंख्या कम है, तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ प्रतिनिधित्व ज़्यादा रहेगा, जहाँ जनसंख्या कम है वहाँ प्रतिनिधित्व भी कम रहेगा। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश है वहाँ बहुत ज़्यादा है, त्रिपुरा जैसे राज्य है वहाँ एक ही सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है समान प्रतिनिधित्व नहीं है। दूसरा, संविधान की चौथी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची, ठीक है, इसको पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को याद रखना। हमारे चौथी अनुसूची में राज्यों में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको अनुसूची याद होनी चाहिए, और इसके अलावा आप सीट भी याद कर सकते हैं कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की। कई बार यूपीएससी ऐसा भी पूछ देता है कि क्रम में जमाइए, है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पे, तो उसको भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अनोखे बिंटू रोग, बियर कैट और छोटे पंजे वाले ऊदबिलाव को देखा गया है। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, असम के काजीरंगा में इसे देखा गया है। ठीक है, ये न्यूज़ में था। ठीक, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन्हें IUCN की संरक्षित प्रजातियों की सूची में क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जो है वर्नेबल कैटेगरी में आते हैं, सुभेद्य कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, वर्नेबल कैटेगरी में है IUCN के रेड लिस्ट में। ठीक, ये केवल एक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन 19, किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मूल क्षेत्राधिकार का तात्पर्य विवादों की प्रथम दृष्टया सुनवाई करने की शक्ति से है, न कि अपील के माध्यम से सुनवाई करने की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि मूल क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि इसी का हक है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटा शब्द में, कि मूल क्षेत्राधिकार मतलब कि न्यायालयों की किसी विशेष वाद को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने का अधिकार। ठीक है, और अपीली क्षेत्राधिकार में न्यायालय पहले से निपटान किए गए ऐसे वाद की समीक्षा करता है जो उसके पास पहले पूर्ववर्ती निर्णय के विरुद्ध अपील के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। ठीक, दूसरा है अनन्य क्षेत्राधिकार। इसका मतलब कि कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का निर्णय नहीं कर सकता है। ठीक, तो ये क्या होता है आपका अनन्य क्षेत्राधिकार होता है ना, किसी भी वाद का एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन। ठीक है, किसी वाद के न्याय का निर्णय किसी एक ही न्यायालय के अधिकार के पास होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अनन्य, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास संसद या राज्य विधानमंडल के निर्वाचनों से संबंधी निर्वाचन याजकों पर निर्णय लेने का मूल क्षेत्राधिकार है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। देखिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है ना, इसकी धारा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, इसकी धारा 80A के तहत जो है, और संविधान का अनुच्छेद 329B के तहत जो है निर्वाचन याचिकाओं पर विचार करने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है, और इसलिए जो है उच्च न्यायालयों के पास संसदीय, राज्य विधानमंडल या स्थानीय चुनाव में निर्वाचन याचकों पर निर्णय देने का मूल अधिकार है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें से आपको याद रखना है। देखिए क्षेत्राधिकार जुरिडिक्शन क्या होता है, मतलब कि किसी भी विवाद के निपटान करने के लिए न्यायालय की जो क्षमता होता है, जो उसका पावर होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, क्षेत्राधिकार क्या होता है, जुरिडिक्शन क्या होता है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विशेषित वीटो विधायिका द्वारा
उच्चतर बहुमत के माध्यम से निरस्त की जा सकती है। ठीक है, देखिए जो आर्टिकल 111 है ना, अनुच्छेद 111, तो इसके अनुसार ना राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प रहते हैं किसी भी विधेयक के लिए। ठीक है, या तो सहमति दे सकता है, या तो रोक सकता है, ठीक है, या फिर संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन ये जो है धन विधेयक के मामले में लागू नहीं होता है, पुनर्विचार के लिए धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। ठीक है, अच्छा, यदि संसद विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के फिर से पारित कर देती है और उसके बाद जो है राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करती है, तो राष्ट्रपति को विधेयक पर अपनी सहमति देना, अपना एसेंट देना, पास करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ऐसे करके ना राष्ट्रपति के पास भी वीटो शक्ति होती है, वो अपनी सहमति जो है रोक सकता है, उसके लिए वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं राष्ट्रपति लोग? देखिए, पहला, संसद जो है ना जल्दबाजी में या सही ढंग से जो है कानून बनाए अपना, है ना, जल्दबाजी में कानून मत बनाए, आनन फानन में अच्छे से विचार विमर्श करके कानून बनाए। दूसरा चीज़ ऐसा कर सकता है कि जो ऐसे कानून हैं जो असंवैधानिक है ना, ऐसे कानून को बनाने से रोकने के लिए इसको ऐसा किया जाता है। ठीक, तो इसमें देखिए विशेषित वीटो, ये क्या होता है, इसे विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत के साथ निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सही है। निलंबनकारी वीटो, विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से निरस्त की जा सकती है, ये भी सही है। अत्यंतिक वीटो, यानी कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी सहमति रोक लेना। ठीक, ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमारा सुमेलित है, इसको याद रखना। अच्छा, एक वीटो और होता है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई भी निर्णय न लेना, मतलब पॉकेट में उसको रख लिया है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ हमको याद रखना है कि भारत में ना ये 4 प्रकार के वीटो तो प्राप्त होते हैं, लेकिन भारत में जो है 3 ही प्रकार की वीटो जो शक्तियाँ हैं ये राष्ट्रपति को दिया गया है। विशेषित वीटो जो है हमारे यहाँ महत्वहीन हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो वीटो है ये अमेरिका में ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो है पालन नहीं किया जाता है वाला चीज़, विशेषित वीटो। ठीक, तो एक चीज़ को याद रखना, तो भारत के राष्ट्रपति के पास अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो है, और भारत राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो जो है ये महत्वहीन है, इसका प्रयोग जो है अमेरिका में किया जाता है। ठीक, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अनिश्चित काल के लिए स्थगन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, क्या बोला जा रहा है? स्थगन के बारे में। ठीक, वो भी अनिश्चित काल के लिए। तो इसमें क्या बोला? राज्यपाल द्वारा सदन का सत्रावसान किए जाने के बाद इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए, राज्यपाल सत्र अवसान प्रोरोगेशन करने की अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, वो उस सदन का सत्रावसान भी कर सकता है जो सत्र में है। ठीक है, और सत्रावसान जारी करने से ना सदन का सत्र जो है ये समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये जो है सदन का सत्र समाप्त हो गया, तो इसे जारी वारी करना जो है ये राज्यपाल में आता है ना, पीठासीन अधिकारी लिखा हुआ है, ये जारी किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। स्थगन, अनिश्चित काल के लिए स्थगन, इसके द्वारा राज्य की विधानसभा का सत्र समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, स्थगन के माध्यम से ना सदन के बैठक के कार्य को एक निश्चित समय अवधि के लिए निलंबित किया जाता है। ये कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ माह हो सकता है, कुछ सप्ताह हो सकता है। ठीक है, पूरा कंप्लीटली सत्र ही समाप्त नहीं हो जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, और ये अधिकार किसके पास रहता है? पीठासीन, है ना, जो सदन का पीठासीन अधिकारी रहेगा उसके पास ये अधिकार रहता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया, यानी कि एक भी सही नहीं है, इसमें डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न परिस्थितियों पर विचार कीजिए
निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए। अच्छा, यह क्या पूछ रहा है देखेंगे कि उपयुक्त परिस्थिति में से कितने जो है संसद या विधानमंडल सदस्यों को भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी कि दल बदल के आधार पर निहर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से में घोषित किया जा सकता है। पहला तो निर्दलीय निर्वाचित सदस्य हैं और कोई भी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएगा तो बिल्कुल वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है हमारा। सदस्य स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग कर देता है तो भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, ये भी सही है। मनोनीत सदस्य, ठीक है, मनोनीत सदस्य जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो पद ग्रहण करने की तिथि से 6 महीने के भीतर 6 महीने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में अगर शामिल हो जाता है तो भी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ठीक है, 10वीं अनुसूची है ना 92वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था, तो इसमें शर्तें निर्धारित की गई थी कि कोई भी जो है जो सांसद है या विधायक है उसके संदर्भ में कि वो उसकी निहरता किन आधारों पर हो सकती है। तो ये जो है तीनों कंडीशन जो है इसमें लागू होते हैं, तीनों जो है। ठीक है, तो देखिए मैं इसको आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, कोई भी सदस्य है तो वो स्वेच्छा से अगर राजनीतिक दल के सदस्य का त्याग देता है तो उसमें ये लागू हो जाएगा, है ना। यदि कोई सदस्य सदन में अपनी राजनीतिक दल के दिशा निर्देश के विपरीत मतदान करता है या मतदान से दूर रहता है तो भी ये लागू हो जाता है। यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचन के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो भी जो है ये लागू हो जाएगा निहरता। यदि कोई मनोनीत सदस्य है ना, अब वो विधानमंडल सदस्य बन जाने के बाद है ना 6 महीने के अवधि समाप्त हो गई, अब उसके बाद फिर कोई राजनीतिक दल में शामिल हो गया तो भी जो है निहरता हो जाएगी उससे। ठीक है, और यदि किसी राजनीतिक दल का 2/3, ठीक है, 2/3 सदस्यों के समर्थन के साथ होता है तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है निहरता नहीं होगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सभापति है या उपसभापति के पदों पर चयनित होने के उपरांत सदस्य दलगत जुड़ाव को समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई अभी जो ओम बिरला जी हैं, है ना, अब जैसे ही वो अध्यक्ष पद पर जुड़े हुए हैं तो फिर वो बीजेपी से जो सदस्य है उसका त्याग दिए रहेंगे वो। ठीक है, तो उतना पॉलिटिकल वे में एक्टिव नहीं होते हम लोग। ठीक, तो इस चीज़ को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न संगठनों में से किसके काम काज की समीक्षा के लिए विजय राघवन समिति बनाया गया है। विजय राघवन समिति जो है DRDO के लिए बनाया गया है। ठीक, तो देखेंगे रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा सरकार के पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यीय समिति गठन किया गया है और इस समिति कार्य जो है DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के कामकाज की समीक्षा करना और इसकी भूमिका को पुनर्भाषित करने के लिए सुझाव देना है। ठीक, तो इसको बनाया गया ताकि भारत को सैन्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, तो उसके लिए इसको गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसदीय प्रणाली के संदर्भ में पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे से विचार करनी है। देखिए, सभी मंत्री सामान्यतः संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो ये तो एकदम सही है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम की, आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना। अनुच्छेद 75 के अनुसार 75 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री ना समान रूप से संसद और विशिष्ट रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं, वे एक टीम की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, अपने कार्यों और निर्णयों के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, सामूहिक उत्तरदायी के सिद्धांत का मतलब है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव अगर एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया गया या प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को लाया जाता है, के विरुद्ध लाया जाता है तो ये विघटित कर देगा। ठीक है, विघटित हो जाएगा। ठीक, तो इसको याद रखना, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है जबकि लोकसभा का अध्यक्ष संसद का नेता होता है। यह स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए क्या होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता होता है, संसद का नेता होता है और सदन का नेता होता है। ठीक, जबकि लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी और उसका प्रतिनिधि होता है ना। वह सदस्यों को समग्र रूप से सदन में उसकी समितियों की शक्ति विशेष अधिकार का संरक्षक होता है। ठीक, और इस सब को याद रखना है, संसदीय मामले ये सब जो है मतलब कैसे प्रोसीडिंग करनी है ना लोकसभा का, वो सब जो है अध्यक्ष का रहता है। लेकिन जो नेता रहता है सदन का नेता या संसद का नेता है ना, वो कौन रहता है, प्रधानमंत्री रहते हैं, मंत्रिपरिषद का नेता।
ठीक, तो ये स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, केवल एक जो है ये हमारा सही है। ठीक, अच्छा, आर्टिकल 74 आपको याद होगा। आर्टिकल 74 क्या बोलता है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार करेगा। ये आर्टिकल 74 बोलता है क्या, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जिसकी अध्यक्षता जो है नेता कौन रहेगा, प्रधानमंत्री, और उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति शासन करता है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री समान रूप से संसद और विशेष रूप से लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंत्रियों के उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सामूहिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी हैं, भले ही मंत्रिमंडल की बैठक में उनके विचार जो है इसके विरुद्ध हो। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट आपका सही लग रहा है मुझे। ठीक, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का अर्थ यही है कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय, है ना, सभी मंत्री के लिए बाध्यकारी हैं, भले वो बैठक में उनके विचार अलग हो, लेकिन इसको मानना जरूरी है। ठीक, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्ड का मीनिंग यही है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तो राष्ट्रपति किसी मंत्री को नहीं हटा सकता। ठीक, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को उस समय हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त हो। ठीक है, वो उसे हटा सकता है। विश्वास मत प्राप्त है तो भी जो है राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है। तो इसमें क्या है, नहीं हटा सकता बोला, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? देखिए, भारत में किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार के विधिक उत्तरदायित्व का संविधान में प्रावधान नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए जारी किसी भी आदेश पर कोई मंत्री प्रति हस्ताक्षर करे ये आवश्यक नहीं है ना। इसके अतिरिक्त जो है मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह जांच भी न्यायालयों द्वारा नहीं की जा सकती है। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट को मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है आपको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या बोला है, किसी सार्वजनिक कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया आदेश पर किसी मंत्री द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। ठीक, तो भारत में ना किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार के विधिक उत्तरदायित्व संविधान में तो है नहीं, है ना। तो राष्ट्रपति अगर कोई भी सार्वजनिक कार्य के लिए आदेश जारी करता है तो ये जरूरी नहीं है कि कोई मंत्री उस पर प्रति हस्ताक्षर करे। ठीक, और जो भी सलाह दी जाती है मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को, तो उसका न्यायिक जांच जो है नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये हमारा केवल एक जो है सही हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। आप इस वीडियो में बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।